हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 ऐसे टिप्स की जो आपको यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगी। कई स्टूडेंट्स रोज क्वेरीज पूछते हैं कि सर किस तरह से अगले 6 महीने का या 20 हफ्तों का हम प्रोग्राम जो है वो चाक आउट करें। टेक्निकली स्पीकिंग 5 हफ्ते हमारे हाथ में हैं और कुछ एक समय आपको रिवीजन के लिए चाहिए। तो ऐसे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड करें और कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई साल से एग्जाम्स दे रहे हैं, फिर भी प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें चेंज करनी चाहिए, ओरिएंटेशन में क्या चेंज होना चाहिए, और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो किन किन रिसोर्सेज को हम रेफर करें। जैसा मैं बार बार हर बार बताता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी में प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, यूपीएससी में प्रॉब्लम ये है कि क्या नहीं पढ़ना। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ तो फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जानेंगे आज इस वीडियो में हम वही 10 टिप्स जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, फॉर्मुलेट करनी है, और इंप्लीमेंटेशन के साथ आप रिजल्ट्स को देखेंगे। अगर आप इन टिप्स को थॉरोली इंप्लीमेंट करेंगे, इसको स्ट्रैटेजिकली फॉलो करेंगे, तो आपके लिए एग्जाम जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा और 2022 का जो आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन है वो कई हद तक इंश्योर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली कौन कौन सी वो टिप्स हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास समय कितना है। देखिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम को इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम इज मनी। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास सिर्फ 20 हफ्ते हैं। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। लगभग 140 दिन, 3360 घंटे, 2 लाख कुछ मिनट्स और लगभग 12,96,000 सेकेंड्स। समय बहुत है। कई लोग चिंतित है कि अरे अब तो जनवरी आ गई, अब कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत समय है और इतने समय में भी प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई किया जा सकता है। आपको बस एक ही बात ध्यान में रखनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो शायद फिर आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये जो समय है हाथ में, इसे कैसे यूटिलाइज करें। अगर इसको यूटिलाइज नहीं किया तो ये रेत की तरह निकल जाएगा और फिर से प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी और हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, जो हम पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। तो इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम इन 10 टिप्स को इंप्लीमेंट करेंगे और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। टिप नंबर 1, सिलेबस इज द की। अधिकतर स्टूडेंट्स सिलेबस को नहीं जानते। उन्होंने यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं पढ़ा होता। जो कोचिंग में बता दिया जाता है उसी को वो सब कुछ मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो चीज़ें उनको बुक्स में मिल जाती हैं उसी को वो सिलेबस मान लेते हैं। याद रखिए, जब तक आपको सिलेबस थॉरो नहीं होगा, आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। राइट डायरेक्शन के लिए राइट स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है और राइट स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज़ है कि सिलेबस जो है उसका थॉरो होना बहुत ज़रूरी है। वर्ड बाय वर्ड सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस की पीडीएफ की कॉपी अपने मोबाइल में रखिए। सिलेबस को प्रिंट आउट करके आप अपने स्टडी टेबल पे लगाइए। दिन में 2 से 3 बार सिलेबस की तरफ देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा पूछते हैं कि करंट अफेयर्स, आप हमेशा पूछते हैं कि ये जो टॉपिक न्यूज़ में आया है इसे हम कैसे पढ़ें, यूपीएससी से कैसे पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा भी या नहीं पूछेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको सिलेबस बहुत थॉरो है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 में इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। देखिए, जब हम बात करते हैं सिलेबस की तो कहा जाता है एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। बट ये क्या बात हुई, इतना सिलेबस हम कैसे प्रिपेयर करें, समय कम है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करना है क्वेश्चंस को। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए करके लाया हूँ। हमें ये देखना है कि प्रीवियस कुछ सालों में किन किन एरियाज पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किन एरियाज को छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि किन एरियाज पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और किन एरियाज पे हमें थोड़ी कम मेहनत करनी है। याद रखिएगा, यूपीएससी में छोड़ के जाने वाला कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है। यूपीएससी क्या करती है, वो कहीं ना कहीं अपने वेटेज को चेंज करती रहती है। हम कहते हैं यूपीएससी अपनी पेडागोगी चेंज कर रही है, हम कहते हैं यूपीएससी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है। यूपीएससी कुछ नहीं चेंज कर रही। यूपीएससी बस सिलेबस में वेटेज को ऊपर नीचे कर देती है। कभी हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए, कभी करंट के ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए, कई बार करंट स्टैटिक में से उठा के दे दिया, कई बार करंट अप्लाइड दे दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं और अल्टीमेटली करंट अफेयर्स का जो रोल है उसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये आती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस साल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा था तो हम स्टैटिक छोड़ के करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। अगले साल स्टैटिक ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें भी वो फाइन बैलेंस बनाना ज़रूरी है।
अब उस फाइन बैलेंस के लिए हमें ये देखना है कि पिछले 3-4 साल में लगभग कितने क्वेश्चंस आए। देखिए 10 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो मोर और लेस जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस क्योंकि प्रीलिम्स में ऐड कर दिया गया, स्पेसिफिकली कर दिया गया, तो फिर आर्ट एंड कल्चर जो है वो पूछा जाने लगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की 2021 के प्रीलिम्स की, तो करंट अफेयर्स में से लगभग 27 क्वेश्चंस थे। अब तक के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के। इनफैक्ट आप कहेंगे कि पिछले 5-6 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर्स में से थे। अच्छा, ये वाले जो करंट अफेयर्स थे ये कहीं न कहीं स्टैटिक से ही आए थे। ये न्यूज़ करंट कहीं न कहीं थी, स्टैटिक से इनको उठा के पूछ लिया। जैसे 2020 का एक एमपी लैट का क्वेश्चन, 2021 में फरलो का क्वेश्चन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और आप उनको लिंक नहीं कर रहे हैं अपने सिलेबस से। तो अगर हम 5 साल का एवरेज देखें तो यूपीएससी ने लगभग 20% क्वेश्चन जो है वो करंट के पूछे हैं। 20 क्वेश्चन करंट के पूछे हैं, 5 साल का एवरेज है। हिस्ट्री में भी लगभग 19-20 क्वेश्चन हैं, पॉलिटी में लगभग 16 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी में 11 हैं, इकोनॉमी में 14 है, साइंस एंड टेक 9 क्वेश्चन है। ये कोर साइंस एंड टेक है, इसको आप करंट से भी लिंक कर सकते हैं और एनवायरमेंट को भी आप करंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली फंडा ये है कि छोड़ के जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि बात जब आती है 20 हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो अब पता नहीं वो 20 में से 10 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के हो सकते हैं, एंशिएंट के हो सकते हैं, वो 10 क्वेश्चंस मेडिवल के हो सकते हैं, वो 10 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है कि हम छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे, हम सब कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे, लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करेंगे जिससे एग्जाम निकालना आसान हो जाए। चलते हैं टिप 3 की तरफ। टिप 3 कहता है कि अब सोर्सेस क्या है, कि सर आपने ये तो बता दिया क्या पूछा जा रहा है, अब ये तो बताइए कि इनके लिए सोर्सेस क्या रेफर करें, क्योंकि मार्केट में हर कोई अपना अपना सोर्स बताता है। कोई किसी बुक से पढ़ रहा है, कोई कोई करंट अफेयर्स कर रहा है, कोई 4-4 मैगजीन्स कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक ही सोर्स को पकड़ के चलना है हर टॉपिक पे। तो जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो एनसीईआरटीज एक ऐसी बुक है, एनसीईआरटी एक ऐसा सोर्स है जिसे आप फॉरगो नहीं कर सकते, जिसे आप साइड में नहीं रख सकते। हाँ, अब समय नहीं है सारी एनसीईआरटीज पढ़ने का, आप 5th 6th 7th एनसीईआरटी पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोर एनसीईआरटीज पढ़े 11th और 12th की। अगर आप बात कर रहे हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की आप पॉल साइंस की एनसीईआरटी पढ़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। पॉलिटिकल थ्योरी का आप एक बार थोड़ा सा रेफरेंस ले लें, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से बन रहे हैं। जस्टिस, लिबर्टी, राइट जैसे क्वेश्चंस हैं उसमें से बन रहे हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी की आप क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी को पढ़ लें। सिमिलरली आप हिस्ट्री में क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी को पढ़ लें। तो अगर आप इतनी एनसीईआरटी भी इस समय पढ़ के जा रहे हैं तो फेयर एनफ है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटीज पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यूपीएससी में एक बहुत सिंपल सी बात है कि कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसे थॉरो रिवाइज करो। आप ये कहो कि मैं 10 बुक पढ़ के चला जाऊं, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराएगा। आप ये कहो कि मैं एक टॉपिक की बुक को 10 बार पढ़ लूं, वो इंश्योर करेगा आपकी सक्सेस को। तो अल्टीमेटली जब बात आती है एनसीईआरटीज की, तो ये 2 क्लास के एनसीईआरटीज आप ले सकते हैं, ये बहुत है। इसके अलावा कुछ पिलर्स हैं जिसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। पिलर्स में जैसे हम बात करें इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत सबसे पॉपुलर बुक। इंडियन इकोनॉमी, अब यहाँ पे आप रमेश सिंह को चूज कर सकते हैं, नई बुक आई है नितिन सिंघानी, आप इनमें से कोई एक बुक को चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रमेश सिंह को पढ़ चुके हैं तो आप इसी को रिवाइज कर लें। अगर आपको अभी बुक पढ़नी है तो आप नितिन सिंघानिया को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी हिस्ट्री आप एनसीईआरटी में से कर लें, और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ले लें, और करंट के लिए आप बाकी सोर्सेज को, करंट सोर्सेज को रेफर कर लें। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप कोई अपनी और बुक ले सकते हैं, माजुदहन ले सकते हैं, या फिर कोई और नोट्स आपने अगर बनाए हो तो वो भी ले सकते हैं। यूजुअली इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स को लिंक करके आते हैं। तो उस तरह से आप ये देखिए कि करंट में क्या है। कहीं पे इस बार मानसून बहुत ज़्यादा है तो मानसून पे क्वेश्चन आ जाएगा, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं तो लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ज्योग्राफी को आप करंट से लिंक करके अगर प्रिपेयर करेंगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली सर्वे और बजट को हमें नहीं छोड़ के जाना है। सर्वे अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई सर्वे का आप एक क्रिस्प वर्जन कहीं से ले लीजिए, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ भी वीडियो आती है, आप उसको देख सकते हैं। बजट में भी सिमिलरली है कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, कोई नया टैक्स ऐड हुआ तो उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि इसमें कितनी ड्यूटी कम हुई, कितनी ड्यूटी बढ़ी। आपको बस ये देखना है कि नए टैक्सेस ऐड हुए हैं, नहीं हुए हैं, किस तरह से बजट काम कर रहा है, और बजट पे आप कुछ कोर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। जैसे कि मेंस में भी इस बार रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट पे एक डिफरेंस पूछ लिया जो मेंस में एक्सपेक्टेड नहीं था, लोग प्रीलिम्स में उसको सोचते थे पूछा जाएगा। तो इस तरह के पिलर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको साथ रखना जरूरी है। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है न्यूज़पेपर। अब आप लोग, कई लोग कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना,
न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू। मैं आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं बोलूँगा, मैं आपको एक्सप्रेस पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन वहाँ से भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ के चल रहे हैं तो फेयर एनफ है। एक बार दिन में न्यूज़पेपर की रीडिंग करना नेसेसरी है। आप एडिटोरियल के डिस्कशंस देख सकते हैं, आप बाकी चीज़ें और जगह से रेफर कर सकते हैं वीडियोस में, लेकिन आपको एक वो बेसिक जो प्लेटफॉर्म का प्रिपरेशन है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बेसिक जो आपको न्यूज़पेपर है वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखिए, वैसे तो आप न्यूज़पेपर में से कवर कर लेंगे और न्यूज़पेपर के अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि क्या नोट्स बना लें। इस समय नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। इस समय आप जो जो इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर सकते हैं वो आप न्यूज़पेपर से ग्रास्प कर लीजिए, और मंथ के एंड में जो हमारा करंट अफेयर्स का कैप्सूल आता है, जो प्रिंटेड हमारा पीडीएफ आता है, आप उससे सारा रिवीजन कर लीजिए। आप जाएंगे, आप देखेंगे कि यूपीएससी स्पेसिफिक हमारा एक पीडीएफ आता है, आप उससे करंट अफेयर्स अपने रिवाइज कर सकते हैं। ये है आपकी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 कहती है कि ये पढ़ें कैसे। सर आपने ये भी बता दिया कि क्या पढ़ना है, ये भी बता दिया क्यों पढ़ना है, अब ये बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है। देखिए, कैसे पढ़ने के लिए ना कोई एक सिंगल अप्रोच नहीं है। हर कोई अपनी अपनी अप्रोच से पढ़ सकता है। आइडिया ये है कि एक एग्जॉस्टिव टाइम टेबल होना चाहिए, और जो भी हम डेली टारगेट रखें, एक टारगेट सेटिंग करिए, गोल सेटिंग करिए, और कोशिश कीजिए 80 से 85% जो है आप अपने टारगेट को मीट कर रहे हैं। अगर आपने सोचा आज आप 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे और आपने 8 भी कर लिए तो फेयर एनफ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने 6 किए, 5 किए, तो फिर आप समझिए कि 2022 नहीं, फिर शायद 23 में ही आप एग्जाम दे पाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक टारगेट सेटिंग जरूरी है, डेडलाइन को सेट करना जरूरी है, और एक थॉरो टाइम टेबल आपको रोज या वीकली बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा। वैसे वीकली टाइम टेबल बेस्ट रहते हैं। छोटे छोटे टाइम टेबल्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, और जितने छोटे गोल्स होते हैं तो जल्दी उनको मीट कर सकते हैं, और जितनी जल्दी मीट करते हैं ना, उतना सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाता है। सेटिस्फाइड होते हैं अपनी प्रिपरेशन से और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक वीक का टाइम टेबल बनाइए, रोज की अपनी 8 से 10 घंटे की क्वालिटी टाइम रखिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ क्वालिटी टाइम। वो क्वालिटी टाइम कई लोग 6 घंटे में भी निकाल सकते हैं, वो क्वालिटी टाइम कई लोग 8 घंटे में भी निकाल सकते हैं। आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो अगर आप 4 से 5 घंटे क्वालिटी टाइम दे रहे हैं तो भी ठीक है। आइडिया बस यही है कि हाई क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आप 12-15 घंटे बैठे हैं, क्वालिटी कुछ नहीं है उन घंटों की, आउटपुट कुछ नहीं है, तो वो व्यर्थ है। ठीक है। देन उसके बाद करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे करते चलिए। करंट अफेयर्स का रिवीजन आप डेली बेसिस पे कीजिए, 1 से 1.5 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए। वैसे भी जब आप न्यूज़पेपर 1 से 1.5 घंटा रोज पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स वहां से हो रहा है। कोशिश कीजिए 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर पे डिवोट नहीं करना। अब ऐसा नहीं न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं तो फिर 6 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो भी चीज़ें जो है हेल्प नहीं करेंगी। साथ ही साथ आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट बहुत मोनोटोनस होता है, आप 2 ऐसे सब्जेक्ट ले लीजिए, एक टेक्निकल एक फैक्चुअल। एक तरफ पॉलिटी, दूसरी तरफ हिस्ट्री उठा लीजिए, एक तरफ ज्योग्राफी, दूसरी तरफ इकोनॉमी उठा लीजिए। तो आपने एक चैप्टर इसका पढ़ा आज, एक चैप्टर उसका पढ़ा, या फिर 2.5 घंटे आपने पॉलिटी पढ़ी, 2.5 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ी। तो इस तरह से आप जब डेली टारगेट्स अपने सेट करेंगे तो उसको मीट कर पाएंगे और उसको कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी, आप इसे अपना थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आप 4 घंटे मोनोटोनस एक सिलेबस एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो आप उसको बिल्कुल पढ़िए। बट लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये थोड़ी सी टेस्टेड है, कई लोग इसको यूज करते हैं, तो आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, चीजें जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल साबित होंगी। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 कहती है कि इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन ओवरडोज है। इस एग्जामिनेशन में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतने करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं कि आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, वन सिंगल सोर्स होना चाहिए, वही आपका ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। याद रखिए, वो कोई सोर्स एक रेप्यूटेड सोर्स हो। ठीक है, आप कहीं से भी इधर उधर से कोई पीडीएफ उठा के नहीं पढ़ रहे हैं, एक ऐसा रेप्यूटेड सोर्स है जिसको स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, आप हम पे उसके लिए रिलाई कर सकते हैं। देन उसके बाद फाउंडेशनल जो बुक्स हैं, आपको एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो कम से कम 3 रिविजन्स लक्ष्मीकांत के आप लगा के जा रहे हैं एग्जाम होने से पहले। 3 बार आपने लक्ष्मीकांत जो है वो पढ़ ली है। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना नेसेसरी है। आप जिन टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हैं, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आज आपने फंडामेंटल राइट पूरा किया है तो पिछले 10 साल के फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस
सॉल्व करके देखिए, पता तो चले आपकी पढ़ाई किसी काम आ भी रही है या नहीं आ रही है। देखिए मैं बार-बार कहता हूँ, टेस्ट योरसेल्फ बिफोर यूपीएससी टेस्ट यू, और वो बेस्ट है पीवाईक्यू का तरीका। पीवाईक्यू देखिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं। एक तो आप अपने आप को गॉज कर पाते हैं कितने पानी में हैं। आप इवैल्यूएट कर पाते हैं आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि अच्छा इस टॉपिक पे यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन बनाएगी, तो मुझे टॉपिक इस तरह से पढ़ना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेसेसरी हैं, और साथ में 1 से 2 टेस्ट सीरीज वीकली बेसिस पे लगाना बहुत नेसेसरी है। ये 2 टेस्ट सीरीज अगर आप कोई 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें या 2 टेस्ट सीरीज आप लगा लें, लगभग 50 टेस्ट आप इन 20 हफ्तों में सॉल्व कर लें, तो ट्रस्ट में 50 टेस्ट का मतलब होता था 5000 क्वेश्चन। आपको एग्जाम में देने हैं 100 क्वेश्चन। आप एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर आप ये 50 टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं फुल प्लेजेड, तो फिर आपके लिए स्थिति जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, और ये है वीकली रिवीजन से रिलेटेड। जो कुछ भी हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ा, हमने उसको सैटरडे को रिवाइज किया, सब कुछ रिवाइज किया, जिससे कि हम संडे को टेस्ट दे पाएं। तो वीकली रिविजन्स बहुत नेसेसरी है। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स के साथ, वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं, और वो कभी पीछे मुड़ के रिवाइज नहीं करते। देखिए रिवाइज और रिकॉल टेक्निक जो है वही आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। आप कभी कोई बुक पढ़ें, आप देखेंगे कि बुक पढ़ने के 2-3 घंटे के बाद आप उस आधी किताब को भूल चुके होते हैं। 2 दिन बीतने के बाद आपके पास सिर्फ 1/4 रह जाता है बुक का, और 1 हफ्ता बीतने के बाद आपके पास उस बुक की कोई बातें नहीं रहती, कुछ 1-2 पंक्तियाँ याद रह जाती हैं, 1-2 लाइन्स आपके पास रह जाती हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं उस बुक को, जिस तरह आपने फर्स्ट रीडिंग में उसको पढ़ा और उसके बाद आप रिवाइज़ करते जा रहे हैं, तो आपको वो बुक एकदम थॉरो हो जाएगी। उस रिकॉल और रिवीजन की टेक्नीक से आप वो बुक आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगी। बुक की एक-एक लाइन आपको याद रहेगी, और जब आप एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो वो विजुअल्स बुक के उस लाइन के आपको आ रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि मैंने उस पेज पे येलो मार्कर से उसको मार्क किया हुआ, और हाँ, यही इसका आंसर है। तो ये फ़ायदा होता है रिविजन्स का। बिना रिवीजन के अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, तो सोचिए, आप समझिए कि आप अपने आप को अननेसेसरी एक ऐसे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप रिवीजन को मैंडेटरी पार्ट रखिए अपनी प्रिपरेशन का, और ये रिवीजन वीकली बेसिस पे होना चाहिए, याद रखिएगा। और वो वीक का डे होना चाहिए सैटरडे, क्योंकि मंडे से फ्राइडे आप पढ़िए और सैटरडे आप रिवीजन कीजिए। और जब सैटरडे रिवीजन कर लेंगे तो फिर संडे तो टेस्ट बनता ही बनता है, तो संडे को फिर टेस्ट दीजिए, और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कीजिए कि मैंने इस पूरे हफ्ते में सीखा क्या। मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 घंटे का टाइम लिया। देखिए अगर आप हर वीक एक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो ये आपको कई चीज़ों में हेल्प कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने मिस्टेक्स को, आप उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके अगले वीक में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने इश्यूज को उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप एग्जाम के लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर भी कर रहे हैं, वो 2 घंटे के टाइम में। यानी हो सकता है कि पहली बार जब आप टेस्ट दें तो आपको 3 घंटे लगे उस टेस्ट को सॉल्व करने में, 4 घंटे लगे। लेकिन जब आप 10 टेस्ट दे देंगे, 10 हफ्ते आपके निकल जाएंगे, आप देखेंगे कि आप 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट में उस टेस्ट को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस की एक और खास बात है कि अगर आपको पूरा दिन दे दिया जाए ना, यूपीएससी बोले कि पूरा दिन बैठ के उसको सॉल्व करो, तो आप सारे आंसर सही मार्क कर दोगे। सारी बात ही वही आती है कि उस 2 घंटे में कौन उन आंसर्स को, उस प्रेशर में कौन उन आंसर्स को ठीक मार्क करके आया है, विनर वही होता है। तो एग्जैक्टली ये वीकली टेस्ट आपको उसी वॉर के लिए, वॉर टाइप सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद टिप नंबर 8 कहती है कि इन टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये एक बड़ी बात हो जाती है कि हाँ सर टेस्ट तो लगाने हैं, कैसे करें इन टेस्ट को। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उठा लीजिए। अगर आपने इस हफ्ते पॉलिटी का और आपने साथ में हिस्ट्री के लेटेस्ट से 5 टॉपिक्स पूरे कर लिए, तो आप उन 5 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टेस्ट लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। यूजुअली आप करिए, मार्केट में जिस तरह से टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैं इस वीक में फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी प्लस एग्जीक्यूटिव पूरा कर लूंगा। तो फिर उसका एक टेस्ट अवेलेबल है, वो टेस्ट में 100 क्वेश्चंस मैं उसको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और फिर उन अटेम्प्ट करने के बाद आप एनालाइज करें। हल्के हल्के जब ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके पूरे हो जाएं, लगभग 15 वीक के बाद आपके पास जो आखिरी के 5 वीक्स बचे, वहाँ पे आप 2 टेस्ट से 3 टेस्ट पर डे पे शिफ्ट हो जाएं, और फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। फुल लेंथ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा यूपीएससी सिलेबस पे होना चाहिए। सिर्फ टेस्ट दे के भूल ना जाए, अपनी वीकनेस को भी एनालाइज करें। ये देखें कि आपने गलती कहाँ की है,
क्या आपने कोई फैक्चुअल एरर किया है तो नेक्स्ट वीक में संडे के दिन ही या फिर अगले दिन जब नेक्स्ट वीक में नया शेड्यूल आएगा तो उसमें उन फैक्ट्स को थॉरो रिवाइज कीजिए। आपने कोई एनालिटिकल इशू किए, वो एनालिटिकल इशू को मार्क नहीं किया, एनालिटिकल क्वेश्चन को ठीक से मार्क नहीं किया, तो देखिए फिर क्या एनालिसिस का प्रॉब्लम है, क्या आपको फैक्ट्स भी समझ नहीं आ रहे थे, एनालिसिस भी समझ नहीं आ रहे। और अगर आपने कोई बहुत ही ट्रिवियल एरर किया, छोटा सा एरर किया, मार्किंग एरर कर दिया, अरे बी लगाना था सी लगा दिया, तो फिर अगली बार इस बात पे ध्यान रखिए कि कैसे आपको ठीक समय पे ठीक मार्किंग करनी है। और सबसे बढ़िया बात होती है कि इन टेस्ट से ना आप सीख पाते हैं एलिमिनेशन की टेक्निक। देखिए एलिमिनेशन की टेक्निक बेस्ट यही होती है कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाते जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस किस तरह से हम क्वेश्चंस को या हम यहाँ पे पॉइंट्स को यहाँ पे हम आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेशन की टेक्निक मानी जाती है बेस्ट टेक्निक होती है, क्योंकि जब आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो 40% क्वेश्चन तो आपने कभी सुने पढ़े नहीं होंगे या फिर आपको ठीक से याद भी नहीं होंगे। तो ये एलिमिनेशन की टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। अच्छा, एलिमिनेशन की टेक्निक का मतलब ये ना हो कि आप 100 के 100 क्वेश्चन जाके एलिमिनेशन से सॉल्व कराएं। ये बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है कि हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 50 गलत हो गया प्रीलिम्स। ऐसे नहीं होता है। आपके साथ देखिए ऐसा तो रहेगा ही रहेगा कि 10 से 12%, 15% क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे कभी। 30 से 40% क्वेश्चन आपके वन गो में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने थॉरो प्रिपरेशन की है। बीच के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन टेक्निक से निकाल सकते हैं। तो आइडिया बस यही है कि कोशिश कीजिए किस तरह से 100 105 मार्क्स बनाने हैं। बाकी आप इस उससे मत जाइए कि नहीं मुझे 80 क्वेश्चन करके आने, 90 क्वेश्चन करके आने एग्जाम में। ऐसी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो लास्ट मोमेंट पे फॉल्टर कर जाती हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए हाँ मुझे 105 110 मार्क्स बनाने हैं। अब वो कैसे बनेंगे? वो थॉरो प्रिपरेशन से बनेंगे, वो एग्ज़ाम को ठीक से अप्रोच करके बनेंगे, और फाइनली वो एलिमिनेशन अप्रोच से बनेंगे। अब चलते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। टिप नंबर 9 कहती है सी सैट। बहुत लोग फेल हो जाते हैं इसमें। सर प्रीलिम्स में जीएस में आ रहे हैं 120 मार्क्स, सी सेट में तो सर 85 ही मार्क्स रह गए। क्या फ़ायदा ऐसे प्रीलिम्स का कि आप जीएस को इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया आपने कि जीएस में तो आपने 120 मार्क्स ले लिए, लेकिन सी सेट में आप 66 के मार्क पे पहुंच नहीं पाए। सी सेट बहुत ईजी है, लेकिन सी सेट क्या है? सी सेट सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। आपको हर वीक अभी से एक सी सेट का टेस्ट लगाना है, यानी 20 हफ्ते और 20 सी सेट के टेस्ट। अगर ये 20 सी सेट के टेस्ट आपने लगा लिए, ट्रस्ट में सी सेट आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि सी सेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। आप 80 मार्क्स भी ले आते हैं बहुत है, वैसे 66 लाने, बट हाँ मैं ये नहीं कहूँगा 66 पे ही आके रुक जाइए। कोशिश तो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत उतनी ही सेफर साइड पहुँच जाएंगे, उतना ही सेफ रहेंगे। तो सी सेट को अंडर एस्टिमेट मत करके चलिए, और सी सेट को लास्ट मोमेंट के मत छोड़िए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं 15 दिन में सी सेट कर लेंगे। जब जिंदगी भर मैथ्स नहीं पढ़ी तो 15 दिन में क्वांट कैसे कर लोगे? कैलकुलेशन में इश्यूज हैं, वर्बल रीजनिंग में इश्यूज हैं, वर्बल रीजनिंग समझ नहीं आती तो कैसे सी सेट कर लेंगे? तो सी सेट हैंड इन हैंड चलना चाहिए आपकी वीकली टेस्ट के साथ। यानी आप हर संडे अगले 20 हफ्ते 2 टेस्ट तो दे ही रहे हैं। एक आप अपना जीएस दे रहे हैं और एक आप अपना सी सेट दे रहे हैं। और सी सेट के लिए बेस्ट क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ठीक से एनालाइज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करके जाएंगे तब भी स्थिति जो है काफ़ी बेटर होगी। और अदरवाइज बहुत सारी सी सेट की आपको बुक्स मिल जाएंगी, सी सेट के पेपर्स मिल जाएंगे, आप उनको वीकली बेसिस पे सॉल्व कीजिए। अब आती है लास्ट 10th टिप। ये तो सब हो गया। लास्ट 10th टिप है साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड। वो है प्रोडक्टिव और हैप्पी रूटीन से रिलेटेड। वो है फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिलेटेड। इस पूरे एग्जाम की अप्रोच में, प्रोसेस में डिकपल मत हो जाइए सोसाइटी से। इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी से हर समय फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। डिकपल होने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अलग थलग कोने में पड़े हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ा फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी उठना बैठना ज़रूरी है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको वहीं से मिलता है, एक एक जिसे कहते हैं मॉरल सपोर्ट आपको वहीं से मिलता है, और एक बैकिंग भी आपको वहीं से मिलती है। बट हाँ, उसका भी दायरा बांधिए, रिस्ट्रिक्ट करिए कि आप इतने ज़्यादा इंटरमिंगल ना हो जाएं कि आप सिर्फ इन्हीं सोसाइटी के पचड़ों में पड़े हुए हैं। आपको क्या करना है? आपको एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल जीना है। आपको फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलना है। वीक में एक दिन मिलिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक दिन मिलिए, दिन में 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ बिताइए, तो वो साइकोलॉजिकली भी आपको नॉर्मल रखेगी। और भागिए मत फैमिली से, क्योंकि फैमिली भी तो आप ही की है, ये आप ही के लिए अच्छा चाहती है, तो सपोर्ट आपको करेगी। तो अल्टीमेटली इस तरह के डीकपलिंग वाली थ्योरी भी काम नहीं करती, एंड ओवर आप जो इंटरमिंगल हो जाते हैं वो थ्योरी भी काम नहीं करती। आपको एक बैलेंस बना के रखना है आपके एग्जाम में और आपके
सोसाइटी में। इसके बाद अगर आपकी कोई हॉबी है तो हॉबी को ज़रूर संडे के दिन तो आप 2 टेस्ट दीजिए, 2 टेस्ट को एनालाइज़ कीजिए, शाम को अपनी हॉबी प्रैक्टिस कीजिए। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कोई और गेम खेलते हैं तो आप 2 से 3 घंटा एक वीक में 1 दिन उसको दीजिए। आप रिफ्रेशमेंट फ़ील करेंगे। हो सके तो रोज़ 10 मिनट आप योगा प्रैक्टिस कीजिए। योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ें कर सकते हैं जब भी समय मिलता है आपको। आपको रात का समय मिलता है, आपको सुबह का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ऐसा नहीं है कि आप रात को पढ़ते हैं तो वो खराब है। आइडिया बस यही है कि आपको अपने दिन का 24 घंटे का सबसे बेटर यूटिलाइजेशन करना है। वो आप उसके जज हैं, आप उसके कंट्रोलर हैं कि आप वो 24 घंटे को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। दिन में पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़िए, रात को पढ़ना चाहते हैं तो रात को पढ़िए। आइडिया है रिजल्ट आने से, आइडिया है मसूरी पहुंचने से। अभी आप देखिए कि आप कैसे पढ़ के पहुंचेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स एंड नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। तो प्लीज आप हर बात पे क्रिप करना छोड़ दीजिए। ये इश्यू है इसलिए मैंने ये गोल नहीं अचीव किया, वो इशू है इसलिए मैंने गोल अचीव नहीं किया। आप जब गोल पे फोकस करेंगे और ऑब्स्टेकल्स को किनारे कर देंगे तो फिर आपकी जो गोल है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ऑब्स्टेकल्स पे फोकस करते चलेंगे तो फिर आपको सिर्फ ऑब्स्टेकल्स ही दिखेंगे और कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप गोल पे फोकस करेंगे तो ऑब्स्टेकल्स आपको बहुत छोटे-छोटे ऐसे मिनिएचर टाइप दिखेंगे और उनको आप ईज़िली टारगेट करते हुए ईज़िली आप उनको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ ये 10 टिप्स आपको हेल्पफुल रहेंगी। कोशिश करके देखिए, काफ़ी हेल्प होगी। एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो ज़रूर बताइएगा कि 10 टिप्स आपने किस तरह इंप्लीमेंट की। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।